जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए जीके प्लस साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये साथियों सेट नंबर 19 है। इससे पहले 18 सेट हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं साथियों। एकदम रैपिड फायर तरीके से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेलवे में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं साथियों। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न ऐसे बच्चों पेपर में छपने वाले एकदम। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया। भैया नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया, उसकी रचना किसने की। वेद व्यास ने, मनु ने, अगस्त्य ने, भरत मुनि ने। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया, मतलब किसकी रचना, भरत मुनि ने की। और यह संस्कृत भाषा में है बच्चे। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में है। ये बात याद रखेंगे बच्चों, ये संस्कृत भाषा में है। और इसमें बच्चों 36 अध्याय हैं, इसमें 36 अध्याय है, ये बात को याद रखेंगे। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। कहता है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण में बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है बच्चों, ये आपको बतलाना है। सबसे पहली बात तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। बच्चा देखिए, जब पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के बीच दरारें होती हैं और उन दरारों के दबाव या साथियों उनमें रेडियो धर्मी तत्व के विखंडन के कारण उसमें से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों क्या होता है, एक ऊर्जा का निर्माण होता है। उस ऊर्जा को क्या बच्चों कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे बच्चा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बच्चों हिमाचल प्रदेश में है। कौन, मणिकर्ण में बिजली संयंत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है, कहता कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर तरल रूप में होती है। बच्चा कौन सी अधातु, ये कक्षीय मतलब कमरा के तापमान पर, कमरे के ताप पर ये बच्चों क्या रहती है, वो रहती है जल अवस्था में। तो बच्चा ब्रोमीन होता है। कौन, ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये एकमात्र ऐसी साथियों धातु है जो जल अवस्था में पाई जाती है, मतलब कि साथियों तरल अवस्था में। इसका साथियों जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक जो है बच्चे वो इसका 35 है। कितना है, 35 है, 35। और ये हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है बच्चों। कौन सी, हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बच्चों हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता, बेहतरीन प्रश्न ये भी है बच्चों। कहता है कि सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है। अल्कोहल में, ईथर में, केरोसिन में, जल में। देखिए बात बच्चों, एक हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो सोडियम धातु होती है ये नमी की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है बच्चों। क्या होता है, जैसे ही ये नमी पाती है और ये आग पकड़ लेती है बच्चों, नमी या आर्द्रता पाती है तो ये आग पकड़ लेती है। और इसको जल में डालने पर भी ये आग पकड़ लेती है। तो जिस कारण इसको बच्चा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है, कहता है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष किस वर्ष में लड़ा गया था बच्चों। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति ये मंगल पांडे के द्वारा मेरठ से बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे। क्या कहता है, कहता निम्न में से कौन सा नियम जो है किसी
धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है। तो देखिए बच्चे, हम आपको बताते हैं, यदि किसी चालक, मान लीजिए कोई ये तार है बच्चा, ये कोई तार है, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो, प्रवाहित धारा I हो बच्चे, प्रवाहित धारा I हो, और तथा चालक का भौतिक अवस्थाओं परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों में लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, क्या बच्चों, समानुपाती कह लीजिए, चाहे अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये बच्चा समानुपाती होता है। ये बच्चा किसका नियम कहलाता है? ये ओम का नियम कहलाता है। जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो V बराबर आई आर हो जाता है, और ये R बच्चों क्या है? R एक साथियों क्या हो जाता है? ये एक नियतांक हो जाता है जो चालक का प्रतिरोध हो जाता है। ये बच्चों ओम का नियम हो जाता है। बच्चे याद रखेंगे, ओम का नियम, ओम का नियम हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा, क्या कहता है इस प्रश्न को देखिए, ये न्यूमेरिकल आ गया बच्चों। ये क्या आ गया? ये न्यूमेरिकल आ गया। देखिए देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक लड़का जो है वो 50 केजी भार का एक लड़का, वो 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लीजिए साथियों। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर m मतलब कि मास बराबर, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान कितना दिया गया बच्चों? 50 केजी, 50 केजी हो गया, ठीक। और बच्चे ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया? देखिए ऊंचाई हो गया है आपका 45 सीढ़ी है बच्चा, 45 सीढ़ी ने 45 डंडों की या चरणों की सीढ़ी है, और उसमें प्रत्येक डंडा की ऊंचाई या प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो भैया 45 गुणे 15 सेंटीमीटर, ये बच्चा हो जाता है 675, 675 सेंटीमीटर, 675 ये होगा सेंटीमीटर। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई की चर्चा हुई है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने आपको साइंस की क्लासों में करवा रखा है, आप बेझिझक जाकर देख सकते हैं बच्चा। और ऐसा मत कहिएगा कि ऐसे प्रश्न आपने नहीं पढ़ाए हैं, बहुत सारे पढ़ा के, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं साथियों, सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्रश्न हमने करवा रखे हैं, और जिसने पढ़ा है वो आसानी से समझ जाएगा। और जी बराबर तो यहाँ पर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसकी ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? ऊर्जा बराबर देखिए हो जाएगी mgh, जो कि साथियों स्थिति ऊर्जा होगी, mgh हो जाएगी, वो mgh हो गई बच्चे। mgh क्या होगा? तो देखिए m का मतलब 50, रुक जाइए, अब यहाँ पर ये एनर्जी हो गई, और हमसे एनर्जी तो वो पूछ नहीं रहा है, हमसे बच्चा वो पूछ रहा है शक्ति, हमसे पूछा है शक्ति क्या होगी। तो शक्ति हम बताते हैं, शक्ति बराबर देखिए आप समझिए, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर का सूत्र यहीं पर लगा देंगे, क्यों बेर बेर दूसरा काम करे, वही वही रिपीट करके। शक्ति बराबर हो जाएगी ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय हो जाएगा, ऊर्जा बटे समय, ठीक बच्चे। अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं, ऊर्जा बराबर क्या होगा? mgh, m का मान 50, m का मान 50 और g का मान 10 है, और h का मान क्या है बच्चों? 6.75। यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रही है, तो हम थोड़ा सा इसको साथियों, इसको जो ऊर्जा बटे समय है इसको ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी बटे टाइम, एनर्जी बटे टाइम इसको लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे, एनर्जी मतलब mgh, m का मान 50 और g का मान 10, और बच्चे h का मान 6.75, 6.75 हो गया ये, और बटे में हम समय लिख देंगे। समय कितना है बच्चे? समय हो जाता है 9 सेकेंड, समय हो जाता है आपका 9 सेकेंड, ठीक है बच्चा, समय आपका कितना हो जाता है? 9 सेकेंड। तो देखिए बच्चा, हम आपको पूरा पूरा यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, चलिए यहाँ ऊपर देख लीजिए,
यहाँ जब ऊपर वाले का गुणा करें, कलर चेंज कर देते हैं, रेड ये नीला कलर कर देते हैं। देखिए बच्चों, जब ये ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 3375, 3375। और नीचे कितना है, नीचे बच्चों है कितना, नीचे है 9। इसको अब काट देते हैं, इसको अब हम लोग काट देते हैं। 9 एकम 9 और 9 सते, सॉरी 9 त्रिक 27। यहाँ पर कितना आया, 3 आया। 9 त्रिक 27, बच गए 6, 6 दिया उसको हो गए 67। 9 सते 63, बच गए, बच्चे कितना बचे 4, 4 5 को दिया हो गए 45। 9 पंजे 45, बच्चा 375 आ गया शक्ति बराबर। तो 375 देखिए ऑप्शन डी में ही, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। 375 वाट उसकी शक्ति हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, स्क्रीन पर जगह थोड़ी कम मिल पाती है, इसके लिए साथियों थोड़ा सा खेद है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि कहता है 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है और टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमारी बात को एक ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए बच्चों, पहली बात तो एक बात याद रखिए, संवेग बराबर क्या होता है। संवेग को बच्चा पी से दर्शाते हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपका हो जाता है बच्चों संवेग, संवेग को पी से दर्शाते हैं। ये हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। और बच्चे हम आपको ये बता दें, संवेग जो है हिंदी में लिख ही देते हैं एक बार दिल दरिया करके। संवेग ऐसी चीज है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के रूप में बदल जाएगा, लेकिन ये ना तो नष्ट होगा और ना तो उत्पन्न होगा। बच्चे देखिए, पहले कोई ट्रक था बच्चे, कौन ट्रक था, कोई जिसका भार कितना था 2000 केजी, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा था। तब उसका संवेग कितना हो गया था, ट्रक का वेग संवेग कितना था बच्चों, 2000 2000 गुणे 10, ये बच्चा कितना हो गया, ये हो गया आपका, यहां पर देखिए P बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया 20,000। 20,000 पहले था, अब जब टक्कर हो गई तब भी ये 20,000 ही रहना चाहिए। जब यहां पर देखिए अब लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, अब देखिए टक्कर के बाद, ये टक्कर से पहले है, ये समझ लीजिए टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व, ठीक। और इधर समझिए, अब इधर इस कलर से समझिए टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए, अब जब टक्कर के पहले 20,000 संवेग था तो टक्कर के बाद ही भैया 20,000 संवेग होना चाहिए। तो P बराबर क्या होगा, P बराबर M इंटू वी। M इंटू वी लिखा है तो बार बार क्यों लिखे हम। तो देखिए अब यहाँ M का मान क्या होगा, M का मान पहले ट्रक का भी, अब इसमें कार का भी ऐड हो गया। मैंने मान लिया कार का M है और ट्रक का तो दे रखा है, ट्रक का दे रखा है तो ट्रक का 2000। ये तो आपका हो गया टोटल भैया भार, टोटल भार हो गया, मतलब कि टोटल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान हो गया बच्चे। अब गुणे वेग, गुणे वेग, ये दोनों 8 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे हैं, तो इसके लिए तो 8 लिख दिया। अब ये पूरा टोटल भैया द्रव्यमान हुआ M प्लस 2000। 2000 तो ट्रक का था, हमसे कार का पूछा है तो कार का मैंने M मान लिया क्योंकि इसका हमको पता नहीं। और P का मान देखिए यहाँ पर 2000 दे रखा, तो P का मान 20,000 हम रख देते हैं यहाँ पर। देखिए P का मान 20,000 रख दिया और इधर में रख दिया बच्चे क्या, इधर ये 8 का गुणा बच्चों इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8M, 8M, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000, 8 दूनी 16,000 हो गया। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब ये जो 16,000 है इस 20,000 में से माइनस होगा, ये M है बच्चे, तो ये 8M बराबर कितना बचेगा, 8M बराबर 20,000 में से 16,000 चले गए, बचा 4,000, 4,000 बचा बच्चे। तो अब इसको M का मान हमको पता करना है, M का मान हमको पता करना है बच्चे।
आप इसको देख लीजिए। हम इसको हटाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में जगह कहीं नहीं बची है। बस आप इसको याद रखिएगा, 8m बराबर 4000, 8m बराबर 4000 को याद रखिएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं बच्चा। देखिए अब इसको हटा दिया है। अब देखिए, देखिए हमारे पास बचा था 8m बराबर 4000, इतना बचा था। तो m का मान देखिए बच्चे, m का मान हो जाएगा 4000 और ये नीचे आ जाएगा 8, ये आ गया 8, 8 ही कम 8, 8 पंच 40, 8 पंच 40। तो बच्चे m का मान कितना आ गया, 500 आ गया। ये भार है इसीलिए ये केजी में आया। तो 500 केजी देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा फिर से एक न्यूमेरिकल। ऐसे ही न्यूमेरिकल बच्चा पूछे जाते हैं और आप लोग चैनल पर जाकर क्यों नहीं देखते ऐसे न्यूमेरिकल, हम बार बार आपको समझा चुके हैं कितनी बार। तो देखते हैं ये प्रश्न कैसे होगा। ये बच्चों कहता है 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए केवल एक दिन में पूछ रहा, वो 700 वाट की है, सॉरी 750 वाट की है। एक दिन में तो वो केवल 4 घंटा ही चलेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे देखिए, ये हो जाता है 4 का गुणा किया तो आया जीरो, जीरो इधर 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2, 4 सते 28, 2 30, ये हो गया 3000 वाट। और सभी देखिए ऑप्शन में यूनिट दिया हुआ है। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा, इसे किलोवाट घंटा में परिवर्तन करने के लिए 1000 से भाग देना होगा और 1000 से ये 3 जीरो बच्चा इसके कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट बच्चा आ जाएगा आंसर आपका, 3 यूनिट्स। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है 3 यूनिट हो गया इसका सही जवाब, यानी कि 3 किलोवाट घंटा हो गया इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। देखिए कहता है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तब नियमित परावर्तन की घटना भैया होती है, तब नियमित परावर्तन की घटना होती है। देखिए बच्चा मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई एक समतल दर्पण है, सीधा सीधा दर्पण रखा हुआ, इसके पीछे इधर साइड में पेंटिंग है और कोई प्रकाश की किरण इधर से आई और इस पर पड़कर बच्चों ये टकराने के पश्चात ये इधर उसी माध्यम में चली गई, इधर से आई और इधर से चली गई। बच्चे समझ गए ना। तो यही घटना जो है ये प्रकाश का नियमित परावर्तन की घटना कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है देखिए ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है। देखिए बच्चों आपको शुद्ध भाषा में हम समझा दें, एकदम देसी लैंग्वेज में, कि ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी हो, जिसमें नर नर प्लस मादा दोनों भाग हो, ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों हो, उसको बच्चा उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उभयलिंगी पुष्प कहा जाएगा। इस बात को याद रखिए। और नर भाग को बच्चा क्या कहा जाता और मादा भाग को, इसको पुष्प के रूप में समझ लीजिए बच्चों कि पुष्प के रूप में समझ लीजिए, उसमें पुपंग भाग होना चाहिए, पुपंग प्लस जयांग प्लस जायांग भाग अगर उपस्थित है तो वो बच्चा उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। समझ गए। और ऐसा बच्चों किस पुष्प में, पपीता के पुष्प में होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। ये आपसे नहीं पूछ रहा कि किसमें फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया गया है, वो ये पूछ रहा किसमें फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। तो बच्चा विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का कोई बच्चा योगदान नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। विद्युत के उत्पादन में तो टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, सौर ऊर्जा पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बच्चों फाइबर और ऑप्टिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए कहता है पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है,
एक दूसरे की ओर बच्चा 4 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। बच्चों प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा? देखिए, एक बच्चा ये रहा पिंड एक ए है और एक पिंड बी रहा ये, और इसका भार बच्चों क्या है? इसका भार 2 kg है, इसका भार 2 kg, इसका भार 3 kg, और ये 4 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है, और ये बच्चा 2 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है। अब यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करें इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग मतलब कि P बराबर क्या होगा? संवेग ये देखिए 2 × 4 यानी कि द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो 2 × 4 ये हो गया 8, और इसका P बराबर देख लीजिए संवेग 3 × 2, 3 × 2 बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 6। अब बताइए कौन ज्यादा है? ये बच्चा 8 है और ये 6, तो कौन किसको ढकेलने में समर्थ रहेगा? बच्चा जिधर ए पिंड जा रहा है, जिधर ए पिंड जा रहा है, जिधर ए पिंड जा रहा है उधर ही वो ढकेल पाएगा, यानी बी की दिशा में आगे की ओर या ए की दिशा में आगे की ओर। बच्चा ए की दिशा में आगे की ओर होगा, क्योंकि जिधर पिंड ए जा रहा है उधर ही बच्चों संघट्ट होगा, और ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चा इसमें कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, क्योंकि आयोग के यो प्रश्न के नंबर सभी को देना चाहिए था, क्योंकि बच्चा बी के हिसाब से देखा जाए विपरीत दिशा में भी है, विपरीत दिशा में बी के हिसाब से यदि देखा जाए, क्योंकि बी के हिसाब से वो विपरीत दिशा में, ए के हिसाब से तो एक ही दिशा में ही। तो इस प्रश्न में बच्चा मतभेद है, लेकिन इसका सही आंसर ये है, और ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और दोनों उत्तर हो सकते हैं। तो इसको लेकिन आयोग ने ये विपरीत दिशा में माना है, आयोग ने विपरीत दिशा में माना है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? बच्चों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और इसको प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चे बात बताएं, आपको बताएं ये कहां पर स्थित होती है? ये बच्चा स्थित होती है, ये खोपड़ी की मतलब कपाल की, खोपड़ी को कपाल भी कह सकते हैं, कपाल की अस्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। कौन सी? अस्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि बच्चों उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। नियॉन, प्लेटिनम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टन, आर्गन। बच्चा देखिए, आपको हम बता दें, प्लेटिनम जो है ये संक्रमण तत्व है। ये कौन सा तत्व है? ये संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण बच्चों तत्व है। एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई, ये संक्रमण तत्व है। और ये नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये तीनों अक्रिय गैस हैं। तो बच्चा इन तीनों से ये इस प्रकार अलग हो जाता है, ये तीनों से इस प्रकार अलग हो जाता है। तो कौन अलग आया? ये प्लेटिनम आ गया बच्चों, ये अक्रिय गैस हो जाती है और वो संक्रमण तत्व है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर बच्चों बनाया गया है? ये बच्चे बात करें, ये राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है बच्चे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। और ये रावत भाटा में है, इस बात को भी याद रखिएगा। राजस्थान के रावत भाटा स्थान पर चंबल नदी पर स्थित है। और इसका भैया जो शुभारंभ है या उद्घाटन है, इंदिरा गांधी जी ने 9 फरवरी 1970 को किया था। इंदिरा गांधी जी ने 9 फरवरी 1970 को किया था। और ये 172 मेगावाट, ये 172 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकता है। साथियों ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, इसको थोड़ा सा
ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉब्सन, जेम्स लोवेलॉक, डॉक्टर जोए फरमान, डॉक्टर एम. शेरवुड रोलैंड। तो बच्चे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बच्चों प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉब्सन ने इसको बच्चों विकसित किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। और बच्चे ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये ओजोन परत जो है बच्चा, ये हमको पराबैंगनी किरणों से बचाता है। सभी व्यक्तियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे बच्चा कैंसर, चर्म का कैंसर मतलब कि साथियों चमड़ी का रोग बहुत होने में, चर्म रोग होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेकिन ये मनुष्य इतना खराब प्रजाति का प्राणी है कि ये दिन प्रतिदिन ओजोन परत को नष्ट करता हुआ जा रहा है। ये दिन प्रतिदिन ओजोन परत को नष्ट करता हुआ जा रहा है बच्चे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा। देखिए ये भी प्रश्न बेहतरीन है और रेलवे ने इस प्रश्न को बहुत तरीके से घुमाकर पूछा है। कहता लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? इसको कई तरीके से इस प्रश्न को पूछ चुका है और हम आपको भी करवा चुके हैं 2-3 बार ये प्रश्न। कहता लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या समानता है? बच्चों देखिए पहली बात तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, इसका 19 है बच्चे। तो देखिए ये हो गया इसके लिए। देखिए लिथियम के लिए देखिए, लिथियम के लिए देखिए ये हो गया उसका नाभिक, नाभिक हो गया, इसका इस्तेमाल कर लेते, ये हुआ गोला और ये हो गया इसका नाभिक, प्लस बन गया मतलब नाभिक हो गया। अब देखिए इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, इसमें पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके बच्चा, एक और ये 2, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इस वाली कक्षा में चला गया। इस वाली कक्षा में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसमें जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आ गए। आप इसको समझिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हम आपको एकदम डिटेल से समझाना चाहते हैं। इसके लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 थे बच्चा, पहली कक्षा में 2 आ सकते, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8 और ऐसे 8-8 चलते जाएंगे, जितने बचते हम रख देते हैं। अब इसमें देखिए ये तो हो गया इसका, इसमें देखिए इसका, देखिए ये हो गया इसका बच्चों, क्या हो गया इसका नाभिक हो गया, ये हो गया इसका नाभिक, ये हो गया इसका नाभिक और ये इसकी पहली कक्षा। और पहली कक्षा में बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये हरे कलर से आ गए बच्चे। अब तीसरी कक्षा में देखिए, तीसरी कक्षा में देखिए ये रहा दूसरी कक्षा, सॉरी दूसरी कक्षा में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक, ये गोला हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बचा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, ये आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आखिरी कक्षा में आ जाएगा, ये आ गया आखिरी कक्षा में, ये आखिरी कक्षा में आ गया, ये काले कलर का इधर, ठीक। और यहाँ पर भी चलो एक काला ही कलर लगा देते हैं, यहाँ देखिए ये, ठीक बच्चों। अब देखिए इसकी बारी आई, ये 19 वाले की, ये 19 वाले की बारी देखिए, ये हो गया इसका नाभिक, ये हो गया इसका नाभिक। अब पहली कक्षा में तो बच्चा अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली कक्षा में अधिकतम 2, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगली कक्षा में, ये ग्रीन कलर से बनी तीसरी कक्षा, ये ग्रीन कलर से बनी तीसरी कक्षा, सॉरी दूसरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चा किससे? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते, एक, इसको गोले को हटाते, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, यहाँ पर हो गए 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके। तो ठीक, अब देखिए तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा देखिए ये रेड कलर से बनी, अभी भी इसके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो इसमें अभी भी इसमें भी 8 आ जाएंगे। एक, ये गोला हटाना पड़ेगा, 1 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5,
ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इसके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन बच्चा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब उसको हम देखिए कहाँ, एक बचा वो अंतिम कक्षा में चला जाएगा, एक बचा वो अंतिम कक्षा में आ गया इधर। तो देखिए हम आपको समझाना ये चाहते थे कि इनकी आखिरी कक्षा में बच्चा एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए काले कलर से तीनों में अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमको साथियों ज्ञान हम आपको ऐसे दे दें कि आप कभी भी ना भूलें, लेकिन समस्या ये पड़ता है कि हमारे पास स्क्रीन पर ज्यादा जगह नहीं बच पाती। यदि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इन सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की हम कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए बाहरी कोश में एक अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तीनों में, यही समानता है। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो भैया यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है बच्चा। टेस्टस का मतलब बच्चा सीधा सीधा टेस्टस का मतलब होता है वृषण, और ये केवल पुरुष में होते हैं। और बच्चा ये केवल पुरुष में ही होते हैं, उनको हिंदी में वृषण कहा जाता है। और ये इनकी संख्या 2 होती है। आप समझ लीजिए कि पुरुष में ऐसा क्या होता है जो 2 होते हैं वो स्त्री में नहीं होता है। ठीक बच्चा, इससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टो क्या टेस्टोस्टेरीन नाम होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरीन नाम होता है, स्टीरोन। ये हो गया बच्चों, कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी में ही, ये हो गया ऑप्शन डी में। और ये बच्चों क्या करता है, ये बच्चों बहुत ही उत्तेजना सेक्सुअल काम करने के लिए वो होता है बच्चे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर, तो परिवर्तन दर का मतलब क्या होता है, उसके समय नीचे समय से भाग दिया जाना। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है बच्चे, विस्थापन बटे समय क्या होता है, ये बच्चों वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों, वेग हो जाता है ये हो जाता है वेग। देखिए बच्चा कहां पर वेग है, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा। देखिए ये भी एक प्रश्न रेलवे का फेवरेट है, ये भी कहीं ना कहीं आपको हर वर्ष दिख जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये 0 डिग्री सेल्सियस है। कहता फारेनहाइट में इसका मान बताएं बच्चों। फारेनहाइट में मान पूछता है। आज हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि तापमान सर्वाधिक सेल्सियस में मापा जाता और केल्विन में मापा जाता और फारेनहाइट में मापा जाता। आप तीनों की समानता देख लीजिए बच्चे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री है तो केल्विन में 273 केल्विन होगा। और वही बात करें फारेनहाइट में, ये 32 डिग्री फारेनहाइट होगा, ये 32 डिग्री। ये तीनों बच्चा आपस में एक ही तापमान को दर्शा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो फारेनहाइट पूछा तो 32 हो जाएगा बच्चे, ये आपका ऑप्शन डी। ऐसा नहीं कि हमने आपको बदलना नहीं बताया, हमने आपको बदलना भी बताया। आप हमारी चैप्टर वाइज क्लासेज चला रहे हैं अभी भी साइंस की, आप देख लीजिए। आपको साथियों वो प्रश्न करा रहे हैं जो हूबहू पेपर में वही बनेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन डी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथीन, इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथेन। तो देखिए बच्चा, ये जो पहली बात तो इथेन है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इथेन जैसे तत्वों में आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये उसी से संबंधित है। तो देखिए एल्केन श्रेणी में कार्बन परमाणु जो है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और बाकी सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है। ये देखिए बच्चा, ये देखिए इन सभी में क्या होगा,
ये इन सभी में ये हो गया। अब देखिए इथेन, इथीन देखिए, अब इसको दूसरे कलर से देखिए, ये देखिए अब 2 कार्बन केवल रखेंगे, 3 ही रख देते हैं, चलिए दिल दरिया करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों कि दो दो, मतलब कि दो दो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि एक कार्बन क्या होता है, अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम 4 बॉन्ड। तो देखिए ये जो बीच वाला कार्बन हो गया बच्चे, ये जो बीच वाला, इसने 4 बॉन्ड बना लिया, 2 इसके साथ 2 इसके साथ। अब ये इसमें हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकते, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और इसमें भी, और बीच वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं। अब इसको देखिए बच्चा, ये एथाइन को देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं और डबल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। देखिए बच्चा अब आगे क्या कहता है, देखिए यहाँ पर तो केवल इधर एक जुड़ सकता है H, और इधर एक जुड़ सकता है। अब बताइए किसके बंध की लंबाई सर्वाधिक है। आप कहेंगे कि जो एल्केन श्रेणी का है उसकी सबसे ज्यादा है बच्चे। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे कम किसकी है, सबसे कम है इसकी, सबसे कम है इथाइन की, और उससे ज्यादा थोड़ी है यहाँ पर, और उससे ज्यादा ये, तो यानी कि इथेन जो है वो सबसे बाद में आना चाहिए, इथेन सबसे बाद को, इथाइन सबसे पहले। यहाँ पर इथेन सबसे पहले, ये हो जाता है गलत, ये हो गया गलत, और ये ऑप्शन डी भी हो गया गलत, और यहाँ इथाइन ऑप्शन पहले नहीं। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। इथाइन में सबसे कम बांध है और उसके थोड़ा सा ज्यादा इथीन में है, और सबसे ज्यादा बच्चों बंध जो है वो एथेन में है, मतलब लंबाई की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब होगा बच्चे, क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा, कहता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण नाम क्या है। आईएमएफ का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका हिंदी में बात करें, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हो जाता है इसका हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया बच्चे, मुद्रा कोष। और इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चा देखिए क्या कहता है, ये रहा, देखिए कहता है निम्न में से कौन एक कैटायन है, निम्न में से कौन एक कैटायन है। तो देखिए कैटायन क्या होता है, एकदम आपको आसानी से हम समझाएंगे। देखिए बच्चा, एक आयन यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, यदि कोई तत्व जो है या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो वो आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन बच्चा क्या होते हैं, ये आयन जो है बच्चों ये 2 तरीके के होते हैं, ये 2 तरीके के, एक होता है ऋण आयन, एक होता है ऋण आयन, और एक होता है धन आयन। एक बच्चों क्या होता है, एक होता है धन आयन, ठीक। और धन आयन और ऋण आयन तो आप जानते ही बच्चे, ऋण आयन वो होता है जो किसी से तत्व ले चुका होता है और इसके ऊपर लगता है माइनस साइन, और धनायन ये होता है जो किसी को तत्व दिया होता है इसके ऊपर लगता है प्लस। समझ गए ना। तो देखिए बच्चा, देखिए अब ये जो धन आयन होता है, धन आयन, इसी को बच्चा कैटायन कह सकते हैं, इसी को कैटायन कहा जाता है बच्चे, इसी को कैटायन कहा जाता है। तो बच्चा बताइए कितनी आसानी से कैटायन हमने आपको समझा दिया बच्चे। तो ऑप्शन डी में देखिए अमोनिया होता है, अमोनियम बच्चा एक धनायन का रूप है, तो धनायन को ही कैटायन कहा जाता है, तो इसीलिए ये कटायन की कैटेगरी में आता है बच्चों, जिसका सूत्र NH4 प्लस के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। बच्चों शिवाजी आप जानते हैं ये मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी थे, इनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था बच्चे। और शिवनेरी दुर्ग कहाँ था, ये महाराष्ट्र के
पूरे जिले में था, महाराष्ट्र के पूरे जिले में स्थित था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है बच्चे कि जल के कितने अणु जल के कितने अणु देखिए सॉरी जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं बच्चा? तो आप ही बताइए कि कॉपर सल्फेट के अणु में जल के कितने एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे? बच्चा देखिए, कॉपर सल्फेट का सूत्र हम आपको लिख कर दिखाते हैं, CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट। इसके साथ बच्चा 5H2O, यानी कि इसका मतलब कि एक कॉपर सल्फेट के साथ ये हो गया एक कॉपर सल्फेट आपका। देखिए ये बच्चा क्या हो गया, ये हो गया आपका एक कॉपर सल्फेट, और यहां पर देखिए ये हो गए 5 जल के अणु। ऑप्शन ए हो जाता है आपका सही जवाब। एक कॉपर सल्फेट अणु के साथ जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता है यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा बच्चे? तो देखिए बच्चे, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है, ये बात से तो आप परिचित हैं बच्चों। शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा बटे समय। समय हमको पता नहीं है बच्चे, समय हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शक्ति को नीचे कर देंगे, यहाँ आ जाएगा समय, यहाँ आ जाएगा समय। अब हो जाएगा ऊर्जा बटे शक्ति, ऊर्जा बटे शक्ति हो गया ये। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। ऊर्जा कितना है? 1000 जूल, 1000 जूल और शक्ति कितना है? 50 वाट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 5 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 20 सेकेंड लगा। 20 सेकेंड कहां पर? ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता ये है बच्चे कि कान के अंदर बच्चा तीन, ये देखिए क्या हो गया, इस देखिए रुकिए, कहता कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे वो कौन कौन है उनका नाम बताएं बच्चा, यही आपसे पूछ रहा है, उनका नाम बताएं। देखिए बच्चों, उनका एक का नाम होता है हैमर, और एक का नाम होता है एनविल, और एक का नाम होता है स्ट्रिप। हैमर जो है ये हथौड़े के समान होती है, और बच्चे, और ये क्या होता है, ये हथौड़े के समान होती है, और एनविल जो है बच्चा ये निहाई के समान होती है। और थोड़ा सा कॉल आ गया था एक दूसरे फोन में, वही डिस्टरबेंस हो गया। तो देखिए स्ट्रिप होता है एक हड्डी। तो देखिए बच्चों, ये 3 हड्डियां होती हैं जिनके द्वारा कंपन प्रवर्धित होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये साइज इतना लेंथी क्यों हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा। कहता है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो देखिए वॉशिंग सोडा का सूत्र बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, वॉशिंग सोडा का सूत्र बच्चे होता है सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ बच्चा 10H2O होता है, 10H2O होता है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का एक अणु, उसके साथ 10 जल के अणु हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 जल के अणु रहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा है? किसका आकार सबसे छोटा है? तो देखिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो कैसे, ये बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया हुआ है, तो बच्चा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस लगा हुआ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है बच्चे। देखिए 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बचे। और इसके पास 13, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है बच्चे, 13। इसमें प्लस जो लगा हुआ वो 3 के साथ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया है,
तो इसके पास भी 3 इसने दे दिया तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन। सभी के पास बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो इसमें बराबर है, कोई वही नहीं। प्रोटॉन की बात करें, मान लेते हैं इसमें 12 प्रोटॉन और इसमें 11 प्रोटॉन और इसमें 13 प्रोटॉन। बच्चा देखिए, इस एक में 13 प्रोटॉन, एक में 13 प्रोटॉन और एक में 12 प्रोटॉन और एक में 11 प्रोटॉन। अब आप ही बताइए, ये प्रोटॉन जो होते हैं साथियों, बाहर की जो वो होता है उसको अंदर की ओर खींचते हैं, ये खींचते हैं। ये 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और ये 12 इलेक्ट्रॉन भी 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और ये 11 प्रोटॉन भी साथियों 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो खींचने में कौन सबसे ज्यादा समर्थ रहेगा? तो बच्चा आप ही बताइए, इसमें साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक बल सबसे ज्यादा होगा किसमें? ये बहुत तेजी से खींच पाएंगे बच्चों। ये जो बच्चे हैं उल 13 प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही तेजी से खींच लेंगे, यानी कि इसका आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो यानी सबसे छोटा आकार किसका होगा? ये एल्युमिनियम का हो जाएगा सबसे छोटा आकार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई बच्चा ये कोशिका को कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में करी थी। 1665 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन नामक दूसरे व्यक्ति ने, रॉबर्ट ब्राउन नामक दूसरे, यहाँ पर रा देखिए टा पर लगेगा बच्चे, ये रा जो है ये टा पर लगेगा बच्चे, समझे? रॉबर्ट ब्राउन जो है ये बच्चों 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, इस बात को याद रखिएगा साथियों। आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाता है, क्या कहता है? कहता ये है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीज पत्रों का एक गुण नहीं है? बच्चे ये बताना है आपको कि द्विबीज पत्र का गुण कौन नहीं है। द्विबीज पत्र में बच्चा जालीदार रेशे होते हैं, तो एकदम बात सही। और मुख्य जड़ होती, बिल्कुल सही। 2 बीज पत्र होते हैं। रेशेदार जड़ बच्चा उसमें नहीं होता है, रेशेदार जड़ नहीं होता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को प्रदान करता है? देखिए बच्चा, देखिए गति का पहला समीकरण ये रहा। देखिए v बराबर u प्लस at ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो गया? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। और ये हो गया तीसरा, ये हो गया बच्चों तीसरा। देखिए क्या तीसरा हो गया, यहाँ पर लाइनिंग खींच दे, सीधा सा बात हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया? v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चा देखिए, जिसके बीच भी जो संबंध को दर्शाता है, आप पहले वाला ले लीजिए और लास्ट वाला। पहला समीकरण दर्शाता है वेग और समय में, तो हमसे पूछा है गति का दूसरा समीकरण, तो पहला दर्शाता है वेग और समय दर्शाता है पहला। सभी का हम बता ही देते हैं। दूसरा हो जाता है, ये देखिए स्थिति है एक प्रकार की और समय लास्ट में है, तो बच्चा ये स्थिति और समय, ये हो जाता है स्थिति और समय हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। वैसे तीसरे का भी हम बता देते हैं। वी है मतलब वेग, और ये हो गया एस स्थिति, ये दर्शाता है वेग और स्थिति को, ये दर्शाता है वेग और स्थिति को दर्शाता है साथियों। तो आपका बच्चों सही जवाब हो जाता ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कोई नहीं है, ये समाप्त हुए, ये अंतिम प्रश्न था साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और लाभ
उठा सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। साथियों, एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां पर बच्चों लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा, एकदम फ्री में। आप तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं बच्चा। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए